हमने भारत का जासूस कलभूषण पकड़ा। भारत ने पूरी दुनिया को आसमान पे उठा लिया, वावेला किया, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने उस कलभूषण को छोड़ने की पेशकश नहीं की। हमारे वजीर आजम भारत से सफारतकारी कर रहे हैं। हमें कोई फोन नहीं आया, लेकिन हमने पायलट को 24 घंटे में रिहा कर दिया। शायद एक जेस्चर देना जरूरी था कि एक वो वक्त था कि इस मुल्क का वजीर आजम नवाज शरीफ, जिसके पास भारत का वजीर आजम मोदी चल के लाहौर मिलने के लिए आया, और आज हमारे वजीर आजम की बेबसी देख के मुझे यहाँ पे दिल किया कि मैं फट पड़ूं कि एक न्यूक्लियर कंट्री का वजीर आजम इस ऐवान के अंदर खड़ा होकर कहता है कि मैं भारत के वजीर आजम को फोन कर रहा हूं, और वो उठाता नहीं है। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की। जैसे जैसे भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी जो है वो कम होती चली जा रही है, उसके साथ ही अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो तनाव है वो फिर से बढ़ता चला जा रहा है। जो सब एक पेज पे आए थे एक्सटर्नल थ्रेट्स की वजह से, वो कुछ ज़्यादा देर लास्ट ना कर पाए। पार्लियामेंट के सेशन के अंदर अपोजिशन ने हुकूमत की काफ़ी तनकीद की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने ये कहा कि भारतीय पायलट जिसको कस्टडी में लिया गया था, उसको इतनी जल्दी छोड़ने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या ज़रूरत थी, जबकि दूसरी तरफ जब वो पावर में थे तो उन्होंने कुलभूषण जाधव को नहीं छोड़ा, जबकि उनके ऊपर बहुत प्रेशर आया। साथ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने इस हवाले से भी तनकीद की कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इतना एफर्ट क्यों किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को कॉन्टैक्ट करने के लिए। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी बहुत तनकीद की, कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल अब तक क्यों नहीं हुआ, और उन्होंने मेन स्ट्रीम के हवाले से भी हुकूमत को निशाना बनाया। लग यही रहा है कि वो दिन जो थे जब हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पे खड़ी थी एक्सटर्नल इश्यूज़ की वजह से, वो अब पीरियड ख़त्म हो गया और कशीदगी बढ़ गई है। और साथ में हम बात करेंगे मियाँ नवाज़ शरीफ की अदालत के हवाले से भी और उनका इलाज जो होना है। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शफकत महमूद साहब, जो वफाक वज़ीर तालीम है। वेलकम टू द शो शफकत साहब। तो द हनीमून पीरियड डिडंट लास्ट वेरी लॉन्ग। हुकूमत के साथ जो अपोजिशन के तो अच्छे जो दिन थे वो जल्दी ख़त्म हो गए। नाउ दे आर बैक टू आपके साथ पार्लियामेंट के अंदर, तो उन्होंने बहुत आपको तनकीद का निशाना बनाया। नहीं, ये तो अरफा होना ही था। हमारी जो जमहूरियत है वो जिस किस्म की जमहूरियत है उसको आप अंग्रेज़ी में एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी कहते हैं, उर्दू में हरीफाना जमहूरियत आप कह लें, कि जिसमें अपोजिशन का काम है अपोजिशन करना, और कोई उसमें ऐसी कोई अजीब बात नहीं है। और लेकिन मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई कि जिस इशू को उठाया उन्होंने वो थोड़ा सा मुझे हैरानी हुई, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो बड़ी अपने आप को कहती है कि जी हम बड़े जनाब पीस लविंग हैं और ये है वो है वगैरह। लेकिन देखिए आप पाकिस्तान, किस इशू को उन्होंने उठाया, किस इशू ये पायलट को जो रिलीज़ किया। अब आप ये देखें कि एक तनाव के साहब, बट देखें तनकीद वैसे जायज़ है वो, मतलब कि इन द सेंस के जायज़ नहीं है। तनकीद ये हो रही है कि आप अगर इस पायलट को कुछ दिन और रख लेते तो शायद आप इंडिया से इन एक्सचेंज कुछ कंसीड करवा सकते। आपने उसको यूनिलैटरली अनकंडीशनली छोड़ दिया। हिंदुस्तान जो है वो किसी चीज़ पे कंसीड नहीं कर रहा। हमारी जो टीम भी गई है वो, हाँ नहीं मैं सिर्फ मुकम्मल कर लूँ कि जो टीम भी गई है वो कह रहे हैं हम दिल्ली में नहीं मिलेंगे आपसे, अटारी में मुलाकात करेंगे। बात ये है कि जो तनाव की सूरत हाल थी और जिस तरीके से मामलात बढ़ रहे थे और दो न्यूक्लियर पावर्स आमने सामने, जैसे अंग्रेज़ी में आई बॉल टू आई बॉल कहते हैं, वो खड़ी थी, ऐसे मौके पे उन्होंने हमारे मुल्क पे हमला किया। हमने रिटेलिएट किया, और सिर्फ रिटेलिएट नहीं किया बल्कि जब उनका एक त्यारा भी मार गिराया और पायलट को भी कैप्चर कर ली। बिल्कुल। तो सिचुएशन जो थी वो और ज़्यादा गंभीर हो गई। अब ये मौका था, वो चर्चिल ने एक दफ़ा कहा था, मैग्नेनिमिटी इन विक्ट्री, यानी कि जब आप ऊंचा होते हैं, जब आप जीत जाते हैं तो फिर आप फराख दिली का मुजाहरा करते हैं। तो थोड़ी सी आपको फेस सेविंग देनी थी। उसका हुआ ये कि जब हमने पायलट मार गिराया और जहाज़ उनका गिर गया तो हिंदुस्तान की सारी जो थी ना वो बहुत ही मतलब है कि दुनिया की नज़रों में भी हर जगह उनकी हवा निकल गई। और अंग्रेज़ी न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा ह्यूमिलिएशन,
बिल्कुल सही। उस स्टेज के ऊपर इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और पाकिस्तान ने जिस तरीके से ये फैसला किया कि अभिनंदन को रिलीज़ किया जाए, उससे सारी दुनिया के अंदर एक मैसेज गया कि पाकिस्तान जो है वो डी एस्केलेट करना चाहता है, वो अमन का पैगाम लेके आया। हिंदुस्तान डिवाइड हो गया। अगर आप हिंदुस्तान की मीडिया को देखें, वहाँ पे मीडिया को देखें, कमेंट्री को देखें, वहाँ वो लोग, उन्होंने इमरान खान की तारीफ़ें शुरू कर दी। इंडियन बड़े बड़े जो उनके नाम हैं इंडियन मीडिया के, उन्होंने तारीफ़ की, यानी कि इंडिया डिवाइड हो गया। एक जो जवाज़ था फर्दर एस्केलेशन का, वो ख़त्म हो गया, डी एस्केलेशन हो गई। मैं समझता हूँ कि ये तो मास्टर स्ट्रोक था जो अभिनंदन को, हिंदुस्तानी पायलट को जो रिलीज़ किया गया। बेसिकली आप कह रहे हैं कि क्योंकि हमने एक सिचुएशन को डी एस्केलेट कर लिया और मॉरल हाई ग्राउंड अब पाकिस्तान के पास है, और ऑल्सो मिलिट्री तौर पे हमने साबित किया, हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने साबित किया कि हम आपका जवाब जो है वो आपसे बढ़ के दे सकते हैं। मगर साथ साथ शफकत साहब, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि इंटरनेशनली हम पे बहुत प्रेशर है और ये जो हम बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से इक़दामात ले रहे हैं, ये इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि ये हमने कमिटमेंट की थी आलमी दुनिया से, जब उन्होंने इंटरफेयर किया या इंटरवीन किया डी एस्केलेशन इंश्योर करने के लिए, तो हमें भी कुछ वादे उनसे करने पड़े, और ये जो हम अब इक़दामात ले रहे हैं ये उसके एक्सचेंज में ले रहे हैं। मेरा ख्याल है दो चीज़ें हैं, इसको जहन में रखने की ज़रूरत है। एक तो आप अगर देखें, जब नेशनल एक्शन प्लान बना तो हम उसके सिग्नेटरी थे, हालांकि हमारी बहुत झगड़े थे नून लीग के साथ उस वक़्त जी, लेकिन उसके बावजूद हम गए, हमने और आपको याद है कि ये धरने के फ़ौरन बाद था। बिल्कुल, और एक बहुत बड़ा जो अंधोनाक वाक़या, आपने धरना ख़त्म ही इस वजह से हमने किया था। धरना ख़त्म किया, उसके बाद हमने एक नेशनल एक्शन प्लान पर दस्तखत किए, और वो एक बड़ा रेयर होता है कि मुल्क में ऐसे मौक़े आए जिसमें सारी जमातें एक प्लान ऑफ एक्शन जो है उसके ऊपर दस्तखत कर दें। मेरा ख्याल है बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स ऐसी मिलेंगी आपको। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है नेशनल एक्शन प्लान, और हम इसको कमिटेड थे, और अब जब हमारी हुकूमत आई है तो हमने अब डेमोन्स्ट्रेट किया। और उसमें एक दो शिकें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शिक है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी तंजीम नहीं होगी जो कि इस काबिल हो कि वो ताकत इस्तेमाल कर सके। सो इसलिए एक तो ये था। दूसरा, इसमें कोई शक नहीं, और इसमें इस चीज़ को तस्लीम करने में भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान ने ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसका भी बहुत बड़ा प्रेशर था। और आपको पता है कि उसके मुज़बरात क्या हो सकते थे, उसके बड़े गंभीर मुज़बरात थे। शफकत साहब, जो कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर मेन स्ट्रीम के हवाले से बात की, तो पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये जो मेन स्ट्रीमिंग का प्लान है, क्या ये सचमुच नेशनल एक्शन प्लान या आपकी हुकूमत का किसी हवाले से कोई प्लान भी है कि नहीं है? देखें, मुझे तो ये मेन स्ट्रीम का लफ्ज़ पसंद नहीं है। अच्छा, मैं आपको हकीकत बताऊं, इसलिए कि मेन स्ट्रीम का मतलब ये है कि वो कोई कहीं पढ़े हैं एक तरफ और उनको मदरसों को आप लेके आ रहे हैं। सिर्फ मदरसों की बात हो रही है या मिलिटेंट्स की बात है? अगर मदरसों की बात हो रही है। अच्छा। और इसलिए हमने जो यकसा तालीमी निसाब का प्रोग्राम बनाया है, वो सब के लिए यकसा जब होगा तो सारे मदरसे और सरकारी स्कूल और इंग्लिश मीडियम सब एक ही साथ में हो जाएंगे। तो अगर इसको आप मेन स्ट्रीम कहना चाहते हैं तो कह दें। दूसरा रह गया कि जो लोग हथियार उठा के फिर रहे हैं, उसकी हम इजाज़त नहीं देंगे। हम पाकिस्तान, और यही नेशनल एक्शन प्लान है कि कोई पाकिस्तान में रियासत के अलावा अगर हथियार उठा के फिरता है, मगर ये मेन स्ट्रीमिंग तो ना हुई। नहीं, देखिए, मैं पहले आपको ठीक है, हथियार जो उठा के फिरेगा वो बर्दाश्त नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये रह गया कि वो अगर उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया और वो हथियार उठा के फिर रहे हैं तो उनको डिसआर्म करेंगे, और जिन लोगों ने फिर भी समझ में नहीं आता उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपको पता है कि कोई 100 के करीब लोग जो है वो पकड़े भी जा चुके हैं। और अगर उससे ज़्यादा कुछ इक़दामात ऐसे हैं जो कि पहले सवात में ट्राई किए गए या कुछ ऐसे, तो वो भी करेंगे। लेकिन ये कौम को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये अभी का फ़ैसला नहीं था, ये फ़ैसला एक्चुअली पहले हो चुका था।
اور ہماری حکومت جب سے آئی ہے ہم کمیٹڈ تھے کہ ہم نے نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کرنا. سو اس لیے یہ کوئی ہندوستان کا یا وہ پریشر نہیں تھا. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے وہ ایک ہمارے لیے فکر تھا اس چیز کا کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے دشمن جو ہیں وہ ان حربوں کے ذریعے, دشمن تو نہیں کہنا چاہیے, ہمارے حریف یا وہ جو پاکستان کا برا چاہتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو استعمال کر کے پاکستان کو نقصان نہ پہنچائیں. ناظرین یہاں لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو شفقت محمود صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں شفقت محمود صاحب سے. شفقت صاحب, آپ نے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بات کی. اس میں ایک بہت اہم جو اس حوالے سے ایشو ہے وہ ہے جو ہمارے قانون کے اندر لیگل لوپ ہولز ہیں, اور ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ پی ٹی آئی اس حوالے سے کیا کریے. دیکھیں جو سب سے ایک بڑا لیگل لوپ ہول ہے وہ یہ ہے کہ جو بینڈ آرگنائزیشنز کے اندر افراد ہوتے ہیں, جب آپ ایک آرگنائزیشن کو بین کرتے ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد ایک نئے نام سے دوسری آرگنائزیشن بنا لیتے ہیں, اور قانونی طور پہ آپ ان کو نہیں روک سکتے. اس کے بارے میں حکومت کیا پلان کر رہی ہے؟ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کے اندر ایک یہ اور ایک اور جو قانونی تبدیلی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا عدالتی نظام چلنا چاہیے. وہ تو ایک بہت لانگ ٹرم لیکن اس میں بھی ہم کام کر رہے ہیں. یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم نے لیگل کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے بھی اقدامات شروع کر دیے ہیں. آلریڈی وہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اس پہ تو چیف جسٹس صاحب بھی کر رہے ہیں نا, بٹ چیف جسٹس صاحب بھی کر رہے ہیں. ایگزیکٹو کا کام تو لیجسلیشن تو ابھی آپ کی ذمہ داری ہے. ہم پہلے پلان تو بنا لیں نا. اب رہ گئے کس چیز کا؟ یہ جو ہم نے جو کرمنل جسٹس سسٹم میں تبدیلیاں لانی ہیں. اچھا, اب رہ گیا کوشچن کہ جو آرگنائزیشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن ایک نئے نام سے آ جاتی. یہ ایک ایشو ہے, اور ہم لوگ جمہوریت ہیں. ہم یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے, کوئی ڈکٹیٹرشپ تو ہے نہیں کہ جو بھی آئے اس کو پکڑ کے اندر کر دو. جب نئی تنظیم بنتی ہے تو اس میں کچھ چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں جو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس کے عہدیدار یا اس کے ممبران یہ وہی لوگ ہیں جو کسی اور تنظیم میں تھے. بالکل. اگر تو وہی ہیں تو پھر تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک دکھاوا ہے اور اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہے, یعنی کہ وہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کچھ اور نام دے دیتے ہیں آگے, تو اس میں ڈیفیکلٹی ہے. کیونکہ آپ یو آر اے کنٹری آف لاز, آپ قانون کا صاحب ابھی تو ہم پہلے مسئلے کوئی حل نہیں کر پائے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ ڈیفیکلٹیز ہے. اب جس طرح ایک بے نامی پراپرٹیز ہوتی ہیں, اس لیے ہمیں کچھ اس قسم کا قانون بنانا پڑے گا کہ یہ بے نامی آرگنائزیشنز ہیں, یعنی کہ آگے کچھ اور لوگ ہیں, اصل میں کچھ اور لوگ ہیں. تو جس طرح ہم نے بے نامی پراپرٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا اور اس کو پورا ایک قانون بنا دیا ہے, شاید ہمیں میں لائر نہیں, آپ کو کرنا پڑے گا. نہیں, وہ کر رہے ہیں نا. دیکھیں نا, میں لائر نہیں ہوں, لا منسٹریز پہ لگی ہوئی ہے, لیکن میرا اپنا, اگر آپ میرا ذاتی رائے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ جو آرگنائزیشن بین ہے اس کو کسی اور نام سے اگر وہ آتی ہے اور ہمیں کیا آتی ہے تو اس کو بے نامی آرگنائزیشن ٹریٹ کر کے تو اس کو چلنے نہیں دینا چاہیے. اور اسی کے ساتھ جو ایک اور لوپ ہول ایٹ لیسٹ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے خود کہا کہ 100 کے قریب لوگ اٹھائے گئے, بٹ پریونٹیو کسٹڈی میں جب آپ لوگ لیتے ہیں دیٹ مینس کہ جب تک آپ انہیں چارج نہیں کریں گے, ان کے اوپر کوئی کرائم, کوئی ایف آئی آر نہیں ہوگی, وہ ایونچولی کورٹ سے چھٹ جائیں گے. یہ لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ایک نی جرک ریئیکشن اس وقت حکومت کا لگ رہا ہے. یہ مشکل چیز ہے, اور مشکلات بھی ہیں. جو تنظیمیں جن کو بین کیا ہے ان میں سے بہت ساری تنظیمیں فلاحی ادارے چلا رہی ہیں, اسکول چلا رہے ہیں, ہسپتال چلا رہے ہیں, لوگوں کو اسکالرشپ دے رہے ہیں. سو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ, اور ان کا پاکستان کے اندر انہوں نے کوئی کرائم ایز سچ کمٹ نہیں کی. سو اس لیے یہ ڈیفیکلٹیز ہے. آپ نے خود فیٹف کا ذکر کیا تھا. میں نے کہا نا, یہ ڈیفیکلٹیز ہے, لیکن اس کو ہم نے بردباری سے اس کو حل کرنا ہے. اگر کسی کے پاس کسی کے خلاف کوئی جرم نہیں ہے یہاں پہ یا باہر, یا کسی نے پاکستان کی سرزمین کو استعمال نہیں کیا باہر دہشت گردی کرنے میں, تو پھر اس کو ہم دھکے سے تو نہیں جیل میں رکھ سکتے نا. تو اس لیے میں نے یہی کہا کہ اس کی جس طرح بھی آپ اس کو ڈائسیکٹ کریں گے نا اس ایشو کو, اور جتنا بھی ڈائسیکٹ کریں گے تو اس کے اندر آپ کو قانونی پیچیدگیاں
اور کچھ مسائل نظر آئیں گے. اور لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر کسی نے بندوق اٹھائی اندرونی طور پہ یا پاکستان کی سرزمین کو بیرونی طور پہ استعمال کرنے کے لیے, تو وہ اس کو برداشت ہم نہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ شفقت صاحب, آپ نے وقت نکالا اور ہم سے بات کی. ناظرین, ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کوہستان ویڈیو اسکینڈل کے حوالے سے, جس کا واحد گواہ جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا ہے. اسٹے ود اس. اسکینڈل کی وجہ سے میں نے صرف انصاف کی خاطر لڑکیوں کا قتل ہو رہا تھا عام وہاں پہ, اس کو بند کرنے کے لیے میں نے وہاں پہ کوشش کی تو پولیس والوں نے وہ قتل چھپا کے, اس کے بعد میرے 3 بھائی بھی قتل ہوئے. میرے مخالفین سارا یہاں پہ آ رہے ہیں, مجھے بار بار وہ قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دے رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ میں ایک اپلیکیشن SHO صاحب کو دوں تاکہ مجھے صبح جو ہے سیکورٹی کا بندوبست ہو جائے. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے 2012 کا جو کوہستان ویڈیو اسکینڈل تھا, اس کے واحد گواہ افضل کوہستانی کو گزشتہ دن ایبٹ آباد میں قتل کر دیا گیا. کچھ روز پہلے افضل کوہستانی نے خود ہی ایک ویڈیو جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں اور ان کو اپنی جان کا خطرہ ہے. یہ قصہ شروع ہوا تھا 2012 کے اندر جب ایک ویڈیو سامنے آیا جس کے اندر تقریباً 5 لڑکیاں بیٹھی تالیاں بجا رہی تھیں, جبکہ 2 لڑکے جو تھے وہ گانے کے اوپر ڈانس کر رہے تھے. اس کے کچھ عرصے کے بعد یہ خبر آئی کہ ان 5 لڑکیوں کو ایک جرگے کے حکم کے تحت قتل کر دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے قبائلی ٹریڈیشنز کی خلاف ورزی کی تھی. کچھ عرصے کے بعد یہ بھی پتہ چلا کہ جو 2 لڑکے اس ویڈیو کے اندر نظر آئے تھے ان کو بھی قتل کر دیا گیا تھا, اور وہ افضل کوہستانی کے بھائی تھے. افضل کوہستانی اس کے بعد اس پورے واقعے کے واحد گواہ رہ گئے تھے. اب کچھ دنوں پہلے جیسے کہ پتہ چلا کہ ان کو بھی تھریٹس مل رہی تھیں اور ان کا بھی قتل کر دیا گیا. 2012 سے یہ جو ایشو ہے یہ سپریم کورٹ نے دفعہ اس کا نوٹس لیا. سب سے پہلے اس کا نوٹس چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے لیا. انہوں نے کمیشن بھی بنایا جس نے انویسٹیگیشن کے لیے کوہستان کے ٹرپس بھی لگائے, مگر متضاد خبریں آتی تھیں. کچھ جو ممبرز تھے اس کمیشن کے ان کا خیال تھا کہ وہ خواتین ابھی زندہ ہیں, مگر دوسرے جو تھے ان کا خیال تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور جو لڑکیاں ان کے سامنے پیش کی گئی ہیں شاید وہ نہیں ہیں جو ویڈیو کے اندر ہیں. اس کے بعد سپریم کورٹ نے خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی ہدایت دی تھی کہ اس واقعے کی تفتیش کرے اور ایشو کو لاجیکل اینڈ تک پہنچائیں. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فوزیہ سعید جو رہنمائے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ. ویلکم ٹو دا شو فوزیہ صاحبہ. فار انوائٹنگ. جی فوزیہ صاحبہ, تو یہ واقعہ جو ہے یہ 2012 سے چلا آ رہا ہے. سپریم کورٹ نے اس پہ 1 سے زیادہ کمیشن بنایا, لوکل کورٹس, خیبر پختونخوا کی حکومت سب اس کے اندر انوالو تھے, مگر لگتا ہے کہ نہ تو ہم کلپریٹس تک پہنچ پائے اور نہ ہم کسی کو بھی ایز اے اسٹیٹ ان سوسائٹی ہم کسی کو بھی بچا پائے جو اس انسیڈنٹ میں انوالو تھا. میں مطلب باقی تو آپ کے سوالوں کا میں ضرور جواب دوں گی, لیکن ایک بات میں ایٹ دی آن سیٹ کہنا چاہتی ہوں کہ دا ہول سسٹم فیلڈ ہم. وہ ایک بار نہیں, وہ اتنے سالوں سے سچ بات بول رہا تھا اور ہر سسٹم نے اس کو فیل کیا ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ کوئی کیپیسٹی کی کمی تھی یا ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی یا اس کا یقین نہیں کیا تھا. یہ دانستہ طور پہ ہوا ہے اور یہ ایک ایسی مثال ہے جو پاکستان کے ہر سسٹم کو ایکسپوز کرتی ہے. اس سے زیادہ میں سمجھتی ہوں بہادری سے اور پرسسٹنٹلی اس نے سچ بولا اور اس نے بار بار کہا. وہ جو 3 لڑکیاں بعد میں ماری گئیں اس سے پہلے بھی وہ کہتا رہا کہ ان کو مار دیں گے. پھر وہ کہتا رہا میرے بھائیوں کو مار دیں گے. پولیس بھی ساتھ ملی ہوئی تھی. ابھی بھی جو سب کچھ ہوا ہے کوئی وہ ایک بلیٹنٹنیس ہوتی ہے, ایک شیم لیسنیس ہوتی ہے. تو میں ایک یہ ضرور ایکسپریس یہاں پہ کرنا چاہوں گی کہ ایوری سسٹم ہیئر فیلڈ ہم, اور بہت اوپنلی اور بہت بے شرمی کے ساتھ.
अब मैं आपकी सवाल का जवाब देती हूँ। मगर इसमें सवाल तो फिर यही पैदा होता है, जैसे आपने कहा कि हर सिस्टम जो था वो फेल हुआ और उस दे फेल्ड हिम, मगर सवाल ये पैदा होता है कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व था, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत थी, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे जिनको एक से ज़्यादा दफ़े वो कोहिस्तान गए इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और कुछ साल तक तो हम ये भी नहीं मालूम कर सके कि वो लड़कियां जिंदा हैं कि नहीं। देखिए, पहला जो कमीशन गया था उसमें मैं भी थी और इफ्तिखार चौधरी साहब ने हमें भेजा था वहां पर। जो केपी की गवर्नमेंट थी उस वक्त वो फैसिलिटेट कर रही थी। हेलीकॉप्टर में गए थे क्योंकि वहां जाना मुश्किल है, जो उन लड़कियों का गांव था हम वहां तक पहुंचे, जबकि जो लोकल वहां की एडमिनिस्ट्रेशन थी वहां से काफी रेजिस्टेंस था, मगर हम ढीठों की तरह फरजाना बारी भी उसमें थी, मैं भी थी, और वुमेन्स कमीशन से एक रिफत भट्ट हैं वो थी। वहां पर जाके जब हम उनसे कम्युनिटी से सवाल पूछते थे तो वो हमें 3-4 किस्से तो और सुना देते थे। वो वीडियो में, फोन वीडियो हमें निकाल के दिखा देते थे कि ये प्रेग्नेंट औरत देखो, इसको 40 गोलियां मारी थी वहां पर। तो और फौजिया साहिबा, 3-4 किस्से और सुनाने से आपकी ये मुराद है कि वो आपको और इस तरह के ऑनर किलिंग्स के किस्से सुनाते थे? वहां मर्डर्स के वो किस्से ऐसे सुना रहे थे जिस तरह कॉमन कोल्ड या कोई बुखार हो गया किसी को पिछले मोहल्ले में, तो हम उनसे इस किस्से की डिटेल्स मालूम करते थे, तो वो अपना फौरन फोन निकाल, वहां वीडियो फोन में भरने और बांटने का बहुत रिवाज है, वो फौरन फोन में से कोई ना कोई अपनी किसी भतीजी की, अपनी बहन की कोई किस्सा सुना देते थे। इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। हालांकि वहां पहले भी मैंने रिसर्च की हुई है उस कल्चर पे, लेकिन ये क्योंकि हम इस तरह के केस में गए थे तो हर कोई हमें अपना किस्सा सुना रहा था। आज जब हम वापस आए हैं तो एक खातून से हम मिलकर आए थे जो अभी भी शायद जिंदा है, एक खातून से हम मिले थे। बाकी वहां पर आप यकीन कीजिए कि वो पश्तो में बात करते थे, मैं पश्तो काफी समझ भी लेती हूँ, उनका ख्याल था कि हम लोग आए हैं तो हम नहीं समझ रहे, लेकिन वो बाकायदा ऐसे बात करते थे कि भाई इन लोगों, वो जज जो है बोलता रहे सुप्रीम कोर्ट का जो मर्जी, हमारी इज्जत का सवाल है, हमने थोड़ी इनको लड़कियां देनी है। बीच में 1-2 लोग कहते थे नहीं नहीं चलो दिखा देते हैं, बिकॉज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस हैड सेड वाज कि हेलीकॉप्टर में इन लड़कियों को कल तक मेरे कोर्ट में लाओ, मैं उनको जिंदा देखना चाहता हूँ। जी, वो नहीं करने दिया। जो लोकल, देखिए जो लाजा एडमिनिस्ट्रेशन थी वो प्रोबेबली इन ऑल सिंसियरिटी वो उन्होंने हेलीकॉप्टर भी अरेंज कर दिया, लॉजिस्टिक्स भी अरेंज कर दिए, लेकिन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि उस वक्त की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत थी वो भी नहीं चाहती थी कि इस किस्से के जो कल्प्रिट्स हैं वो उनका पता चल जाए, वो भी चाहते थे कि इस वाक़े को दबा दिया जाए? देखिए, सेकेंड ट्रिप में डेफिनेटली मैं कहूंगी कि यही हमारा ख्याल था। फर्स्ट ट्रिप में जो लार्जर लेवल मतलब चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, ये लोगों ने हेल्प आउट किया, और फिर इफ्तिखार साहब थे उस वक्त इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर, उन्होंने हमारे साथ आखिरी दिन वहां पर सबका इकट्ठ भी किया वही गांव में जाके, और उनको बहुत समझाया कि अब चीजें बदल गई हैं, अब मीडिया आ गया है, अब जस्टिस सिस्टम है, आप ऐसे ना करो अपनी लड़कियों के साथ। लेकिन जो सेकेंड ट्रिप था उसमें मैं कहूंगी कि कोलूजन नजर आ रही थी, और खास तौर पे मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, वही तो लोग होते हैं उस इलाके में, उनके रिश्तेदार ही होते हैं ज्यादातर, और गवर्नमेंट भी चाहती थी कि ये इशू बाहर ना हो, बस इसको खत्म कर दें। आपको मैं बताऊं कि जब हम लोगों ने पूछा तो हेलीकॉप्टर में गए थे तो उसके पायलट्स वगैरह पंजाब से वो जरा हैरान हो रहे थे, तो हम जब सवाल कर रहे थे तो उन्होंने पूछा, मैंने उनसे कहा, वो कहने लगा कि आपको मैं कब्रिस्तान ले चलता हूँ, आप देख लो कोई कच्ची कब्र है। तो मैंने कहा जी मुझे मालूम है, क्योंकि और इलाके भी हैं पाकिस्तान के, जिस तरह सिंध में कारी जब करते हैं तो उनको कब्रिस्तान में नहीं दफनाते। वो कहता है लो जी, मेरी बहन को मैंने कारी किया था, उसको मैंने दफनाया था या नहीं दफनाया था। सो दे वर टॉकिंग इन सच अ कैजुअल मैनर। तो जब हम वापस आए तो मैंने भी ये जो जजेस थे हमारे, उनके सामने मैंने ये बयान दिया था कि खुदा के लिए उस एरिया को देखो, ये तो एक केस है, वहां तो हमें 100 केसेस नजर आ रहे हैं इस तरह के। इट इज सच अ मैटर ऑफ रूटीन। और मैंने अखबारों में कई आर्टिकल। डॉक्टर फौजिया साहिबा, आपने वक्त निकाला से बात की। नाजरीन, नाउ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से, जिसका जो ताज़ा तरीन बयान आया है उससे लग रहा है कि पाकिस्तान की मुश्किलात जल्दी में हल होने वाली नहीं है। स्टे विद अस।
to combating terrorist financing and terror-related money laundering. And, Mr. Speaker, what the hell is mainstreaming? This is not the policy of the Parliament of Pakistan, and this should not be the policy of Pakistan. वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से और पाकिस्तान का नाम जो इस वक्त ग्रे लिस्ट पे है। अभी तक खबरें कुछ इस तरह की आ रही थीं कि पाकिस्तान को ज़्यादा इक़दामात करने पड़ेंगे टेररिज्म फाइनेंसिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के हवाले से, और इन लॉज को मज़ीद बेहतर करना पड़ेगा ताकि हम इस ग्रे लिस्ट से निकल सकें। मगर अब लगता है कि सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई है। सेक्रेटरी ख़जाना जो हैं उन्होंने अगले दिन मीडिया से बात करते हुए ख़बरदार किया कि अगर हमने प्रोस्क्राइब्ड या बैंड ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कदम नहीं उठाए तो फिर हम इस लिस्ट से नहीं निकल सकेंगे और हमें और ज़्यादा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का सामना करना पड़ेगा। आखिर में ये एकदम कैसे हुआ? पहले तो जो ख़बरें आ रही थीं वो ज़रा ज़्यादा हौसला अफजा थीं और लग रहा था कि शायद हम इस ग्रे लिस्ट की पाबंदी से जल्द ही निकल जाएंगे, मगर पुलवामा हमले के बाद और उसके बाद जो भारत से तनकीद आ रही है, लग रहा है कि अब ज़्यादा फोकस हो गया है बैंड ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इक़दामात करने पड़ेंगे इस हवाले से। इसकी अब बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन खावर साहब जो इकोनॉमिक और पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। वेलकम टू द शो हसन। तो ये एकदम लगता है कि सूरत हाल कुछ तब्दील हो गई है। जो फैटफ की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पिछली प्रेस रिलीज़ आई है उसमें पहली दफ़े कहा जा रहा है कि 8 बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हैं और बाकायदा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ये कहा है, ख़बरदार सा किया है पाकिस्तान को कि अगर इनके हवाले से इक़दामात ना किए गए तो हमारे लिए मसाइल हो सकते हैं। सो हाउ सीरियसली डू वी नीड टू कंसिडर दिस? अरफा, देखिए, जब पिछले महीने ICRG की मीटिंग हुई तो उसके बारे में मुतज़ाद खबरें आई थी और कुछ लोगों ने कहा अच्छी मीटिंग रही, कुछ ने कहा अच्छी नहीं रही, लेकिन एक जो बोन ऑफ कंटेंशन उस वक्त भी न्यूज़ आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया था वो इन्हीं 8 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में था। और उन लोगों ने यह कहा था कि आपने जो इनकी थ्रेट असेसमेंट की है वो लो है और इनकी थ्रेट असेसमेंट लो नहीं होनी चाहिए, उनका कंसर्न ये था। फैटफ की जो प्रेस रिलीज आई है उसमें भी उन्होंने स्पेसिफिकली यही बात की है कि पाकिस्तान की थ्रेट असेसमेंट में और हमारी थ्रेट असेसमेंट में फ़र्क है जी। और उस वक्त ये बात बड़ी क्लियरली बाहर आई थी। जो उस वक्त हमें नहीं पता था वो ये नहीं था कि मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। सही। उसके बाद जब पुलवामा में अटैक हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी कबूल की, इंटरनेशनल प्रेशर माउंट होना शुरू हुआ, तो वो एकदम ज़ाहिर है कि हुकूमत की मशीनरी हरकत में आई। आपने सेक्रेटरी ख़जाना की बात की, उन्होंने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की दो रोज़ कबल मेरा ख्याल है जी, अब मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, PAC की वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बाहर जब मीटिंग से निकले तो उन्होंने सहाफ़ियों से बात की। देखिए, जब सिविल सर्वेंट बात करते हैं जर्नलिस्ट से तो ये प्री प्लान्ड होता है, वो ऐसे नहीं होते। ये पॉलिटिशियंस नहीं है कि उनको राह चलते बात कर ली। सो ये ऑफ द कफ नहीं है, उनकी स्टेटमेंट तैयार होगी और वो उसी दिन समझ आ गया था कि हुकूमत कुछ करने जा रही है, वरना सेक्रेटरी खजाना ऐसी बात जर्नलिस्ट से ना करते। बिल्कुल, सिविल सर्वेंट का तो कोई नहीं बनता कि और वो भी एक जरा क्रिटिकल टोन, तो वो बड़ा क्लियर था कि ये कुछ होने जा रहा है। पुलवामा के बैकग्राउंड के अंदर ये बात ज़रूरी थी। तो ये जो कल परसों का जो हुई है जो डेवलपमेंट्स, गिरफ्तारियाँ, ये बेसिकली उसी सिलसिले की कड़ी है। और देखिए, आपके ही पिछले प्रोग्राम में हमने ये बात की थी कि ये लेके जा रहे हैं पेपर वर्क, लॉ के चेंजेस किए हैं, चीज़ें ऑर्गेनाइजेशंस के नाम इन्होंने वेबसाइट पे डाले। हमने तब भी ये बात की थी कि ये अपने एंड का तो काम कर लिया है, लेकिन आगे जाकर देखना ये है कि ग्राउंड के ऊपर क्या एक्शन है और उसी के ऊपर जो है फैटफ इनको जज करेगा। बट हसन, इसके अंदर 2 इश्यूज अब सामने आते हैं। एक तो यही, हम कितने एक्शंस जो रियासत है वो ले सकेगी इन ऑर्गेनाइजेशंस के ख़िलाफ़ अगली मीटिंग तक, और दूसरा ये आप बताएं कि सिर्फ एक्शन लेना काफ़ी है, क्योंकि इस वक्त तक जो ख़बरें आ रही हैं एक्शन के हवाले से वो ये है कि उनके जो एसेट्स हैं, जैसे मदरसे हैं, मसाजिद हैं, कोई अगर उनकी चैरिटी आउटलेट्स हैं, उनको टेक ओवर कर रहे हैं। तो एक तो ये स्टेप हो गया, मगर अगर हम सिर्फ इस किस्म के इक़दामात करते रहे और कन्विक्शंस ना हुई तो आपका क्या ख्याल है कि फैटफ जो है वो मुतमईन होगा? क्योंकि जैसे आपने खुद ही रेफरेंस दिया पिछले प्रोग्राम का, तो आपने तब यही कहा था कि जब अगली मीटिंग्स आएंगी तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इस बेसिस पे जज की जाएगी कि कन्विक्शंस कितनी हुई हैं टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, सिर्फ
लॉज बनाने से वो मुतमईन नहीं होंगे? देखिए ये एक लंबी चेन है अरफा। मसलन आप पहले आपने जो सिक्योरिटी काउंसिल ने उस पर एक सैंक्शन लगाई, आपने उसको प्रोस्क्राइब डिक्लेयर किया, फिर आपने गिरफ़्तार किया लोगों को, उसके बाद आपने एसेट्स फ्रीज़ किए, फिर इन्वेस्टिगेशंस होंगी, उनको चार्ज किया जाएगा, फिर प्रोसिक्यूशन होगी, फिर ट्रायल होगा, फिर कन्विक्शन की तरफ बात जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि फैटफ वाले भी ये समझते हैं कि हम शायद कोई जून तक कन्विक्शंस दिखा देंगे उनको, लेकिन वो ट्रेजेक्ट्री तो देख रहे हैं ना। देखिए अगर आपकी गिरफ्तारियां अगर ना हुई होती या एसेट्स फ्रीज ना हुए होते तो ये पहला स्टेप था, तो ये पहला स्टेप तो ठीक हो गया। आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं वो ये है कि हम कितनी जल्दी क्या डेवलपमेंट दिखा सकते हैं, और वो क्या चाहेंगे कितनी जल्दी। मतलब आई थिंक बेसिकली जो मेरा सवाल था वो ये था कि उनको कितनी जल्दी क्या क्या एक्शन चाहिए जिस पे हम डिलीवर कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि जी वो ये देखेंगे कि पहला स्टेप पे तो आपने टिक कर दिया, मुझे नहीं पता कि कितने लोग रह गए हैं, लेकिन काफ़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, बहुत सारे चारों सूबों में इन्होंने टेक ओवर किए, मसाजिद, मदारिस, वो सारा कुछ। अब देखना मेरा ख्याल है बाय जून ये देखेंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो किस तरफ जा रही है। सही। और हमारे यहाँ जो लीगल रजीम है इनको पकड़ने के लिए वो हमने कितनी टाइटन किया है, उनको क्या चार्जेस लगाए जा रहे हैं, मेरा ख्याल है वो हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा। हो सकता है वो चाहें कि हम कुछ केसेस में इन्वेस्टिगेशन भी तब तक कंप्लीट करके कम से कम उसको चार्ज कर दें और वो ट्रायल स्टेज तक चला जाए। एक मेरा ख्याल है बड़ा अहम कदम होगा। बट हसन, इसके अंदर जब हम बात करते हैं कि उनको चार्ज कर दें और ट्रायल चलाएं, तो वो ट्रायल जो है वो किस किस्म के हम जुर्म की इस वक्त बात करें कि क्या हम चाहते हैं, या मेरे ख्याल में उससे बेहतर ही होगा कि क्या फैटफ ये चाह रहा है कि वो जो कन्विक्शंस हों या एटलीस्ट चार्जेस हों और ट्रायल हो वो टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से हों, या वो जनरली जो अलेजिडली टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस मानी जाती हैं उस हवाले से है? देखिए मेरा ख्याल है फैटफ का कंसर्न तो टेररिज्म फाइनेंसिंग के हवाले से है। उनका पहली जो उनकी ख्वाहिश है और पहली इंटेंशन है वो ये है कि जो एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस हैं उनको बंद किया जाए। जब ये एसेट्स आपने फ्रीज़ कर लिए, इनकी इनकम वापस जाना बंद हो गई, मेरा ख्याल है बहुत बड़ा उनका कंसर्न तो एड्रेस हो गया। फिर वो ये देखते हैं कि क्या आप इसके किसी मंतकी नतीजे तक पहुंचा रहे हैं, ये ना हो कि कल को इनको आप दोबारा छोड़ दें और दोबारा यही काम शुरू कर दें, ये दूसरा कंसर्न है। जहाँ तक टेररिज्म चार्जेस की बात है, मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा फारफेच्ड आइडिया है और शायद फैटफ उस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, फाइनेंसिंग कॉन्डुइट्स के ऊपर ज़्यादा बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।